Students, today we'll start a chapter, surface chemistry. So before I start the topics, we have to understand that what is the meaning of the term surface chemistry. This is the branch of chemistry in which we have to study the processes, phenomena which occurs only at the surface and not in the bulk. Remember? सो बेटा जितने भी फिनोमिनाज हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज्म हैं जो आपके किसी कंपाउंड की सरफेस पर होते हैं, all that phenomena we have to study in this chapter, surface chemistry, and that particular branch in which we have to study all these, उस branch को हम क्या कहते हैं, that is said to be the surface chemistry. So this chapter बेटा basically it has three parts. First part है बेटा that is adsorption, first part. Second part colloids, and third part is catalysis. So today I start with the first part, that is adsorption. So let's see what is the meaning of adsorption and what we have to study in this now. So just see out adsorption. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी आउट, दिस इज अ मार्कर बोर्ड. बेटा ये मार्कर बोर्ड है, ऑल ऑफ यू नो. एंड इफ आई राइट समथिंग ऑन द मार्कर बोर्ड, सपोज मैं कुछ लिख रहा हूं, आई राइट केमिस्ट्री, तो ये जो इंक की हेल्प से मैंने लिखा है, ये इंक जो है दिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मार्कर बोर्ड. ये इंक इस मार्कर बोर्ड के अंदर एंटर नहीं कर रही है, इसके बल्क में एंटर नहीं कर रही है. सिमिलरली जब आप किसी पेन से कॉपी पर लिखते हो तो जो इंक है वो कॉपी के पेज की आउटर सरफेस पर होती है, वो उसके बल्क में एंटर नहीं करती. सेम बिहेवियर वी गॉट हियर, दैट व्हाटएवर आई राइट विद द हेल्प ऑफ इंक ऑन द मार्कर बोर्ड, वो सारे का सारा जो कुछ है वो मार्कर बोर्ड की आउटर सरफेस पर है. क्लियर? और इस तरह से है कि ये जो इंक है ये नीचे नहीं गिर रही है. इट मींस ये इंक यहाँ पर लगी हुई है. व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि इंक और मार्कर बोर्ड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इंक के मॉलिक्यूल सरफेस पर रुके हुए, दे आर रिटेन्ड ऑन द सरफेस. सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, दिस इज सेड टू बी द एडसॉर्प्शन, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे की सरफेस पर अट्रैक्ट होता है और रिटेन होता है. टू एग्जांपल ध्यान रखिए. फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया दैट व्हेन आई राइट with marker ink on the marker board. Second, जब आप किसी पेन की हेल्प से write on the paper, then again the same relation is there, adsorption. So what is the definition of adsorption? It is the process of attracting and retaining the particles on the surface of matter, or you can say other compound. So the definition is clear to all of you. Whenever a particle it get attracted or retained on the surface of other compound, the process is said to be the adsorption. Now in this there are two things beta we have to understand. I just simply rub out the diagram. देखते हैं इसमें दो चीजें हैं, just listen carefully. First is adsorbate and second is adsorbent. So what is the meaning of this? Just listen carefully. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो एडसॉर्प्शन हो रहा है इस टाइम पर, ये मार्कर बोर्ड के ऊपर है. तो जो मार्कर बोर्ड है जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज सेड टू बी द एडसॉर्बेंट. हाउ टू रिमेंबर? द मार्कर बोर्ड, और जो बेटा कॉपी का पेज है, द पेज ऑफ योर नोटबुक, these are the adsorbent. No doubt these are not the technical examples, but these are also not the wrong examples. ये ध्यान रखिएगा आप लोग, गलत एग्जाम्पल नहीं है. तो एडसॉर्बेंट क्या होता है? जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है. सो आई विल राइट द डेफिनेशन. व्हाट डू मीन बाय एडसॉर्बेंट? दिस इज द सरफेस on which
adsorption occurs. You will write very simple definition. Definition काफी बड़ी भी होती है बुक्स में, so no need to learn the big definitions. Try to learn the small definitions. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. एड्सॉर्बेंट इज व्हाट? इट इज द सरफेस ऑन विच द एड्सॉर्प्शन अकर्स. नाउ अब जिस पार्टिकल का एड्सॉर्प्शन हुआ है, इस बोर्ड पे एड्सॉर्प्शन किसका हुआ है? इंक का. सिमिलरली आपकी नोटबुक पे एड्सॉर्प्शन किसका हुआ है? इंक का. तो वो जो इंक है दैट इज सेड टू बी द एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट इज द इंक. एंड एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, एड्सॉर्बेट इज द सब्सटेंस which gets adsorbed on the surface of adsorbent. Okay, so this adsorption is divided into two main types, two main parts of the adsorption. One is adsorbate, another one is adsorbent. Now we'll discuss with the help of a technical example. All of you know about the platinum. This is a metal, and on the surface of platinum metal, the gases like oxygen and nitrogen, they are easily adsorbed. So this platinum metal, it will act as adsorbent, और बेटा ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, it will act as adsorbate. तो आई थिंक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्बेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्बेंट, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी सी व्हाट इज द mechanism behind the adsorption. What is the, you can say, cause or mechanism behind, or you can say, of adsorption. To understand, say, just listen beta. Suppose this is a कंटेनर जिसके अंदर एक लिक्विड है जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होगा. सो आई विल डिवाइड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द अपर लेयर. सेकेंड वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं बेटा विच आर प्रेजेंट इन द लोअर लेयर, और यू कैन से इनर लेयर्स. तो हम मॉलिक्यूल्स को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द अपर लेयर, सेकंड वो जो अंदर लेयर में. तो एक्चुअली क्या है, दोनों अलग अलग तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो वी हैव टू सी नाउ सी दिस इज द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द बल्क. ध्यान से देखिए, दिस पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय दिस पार्टिकल, दिस लोअर पार्टिकल, लेफ्ट में ये पार्टिकल और ये. तो इस पार्टिकल को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो इस पार्टिकल को बेटा चार अलग अलग पार्टिकल्स, 4 डिफरेंट पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. The forces are F1 on this side, F2 on this side, F3 on this side beta, and F4 on this side. Now what happens, F1 cancel out F2 and F3 cancel out F4. तो जो net force आएगी बेटा on the particle which is present in the inner layer, और बेटा बल्क में जो प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स क्या आ गई आपकी? 0 आ गई. पॉइंट क्लियर हो गया? तो जितने भी पार्टिकल्स आपकी बल्क में है सभी पर नेट फोर्स क्या है? 0 है. बट अगर मैं इसी टाइप का अरेंजमेंट और इसी टाइप की फोर्स को मैं स्टडी करता हूं, आई विल स्टडी इन द अपर लेयर. देन सी दिस इज द पार्टिकल ऑफ अपर लेयर. नाउ दिस पार्टिकल इज सराउंडेड बाय one this particle and one this particle. चलिए बेटा इसको भी ड्रॉ करते हैं. सो ये मैंने एक पार्टिकल अपर लेयर का ड्रॉ किया. इसके बेटा राइट साइड में एक पार्टिकल है, एक इसके लेफ्ट में और एक इसके नीचे. तो दिस पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय 3 पार्टिकल्स विद फोर्स F1. इस साइड बेटा फोर्स F2 और नीचे की साइड डाउनवर्ड द फोर्स F3. अब बड़े ध्यान से देखिए, F1 इज कैंसल्ड बाय F2. क्लियर? बट ये जो F3 है इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है. इट मींस इस पार्टिकल पर एक नेट फोर्स लग रही है दैट इज टुवर्ड डाउनवर्ड साइड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये सभी आउटर लेयर के पार्टिकल्स में होगा. दिस विल हैपन इन ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर लेयर. तो होगा क्या बेटा, एवरी आउटर लेयर पार्टिकल. अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एरोस मिटा रहा हूं, मैं फाइनली आ रहा हूं कंक्लूजन पे.
जो पार्टिकल आपका आउटर लेयर में है उसको अंदर के पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं दिस वे। सो वी कैन से ये जो आउटर लेयर के पार्टिकल्स हैं दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इनसाइड बल्क पार्टिकल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हम कह सकते हैं कि एक इनवर्ड पुल क्रिएट होता है ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस इस सरफेस पर देयर डेवलप्स अ टेंशन और यू कैन से स्ट्रेन। क्या डेवलप होगा? टेंशन या स्ट्रेन डेवलप होगा। उसकी वजह से क्या होगा? व्हाट हैपेंस जब भी कोई मॉलिक्यूल इसकी विसिनिटी में आएगा देन दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड by the molecules of the upper layer and these molecules they will get adsorbed on the upper layer. Clear to all of you? So एक बार फिर से देखते हैं इस प्रोसेस को, फिर हम क्या बोलते हैं? This process is said to be the adsorption. तो what happens? वन लाइन में आंसर देंगे। जो आपके आउटर लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ड्यू टू विच ये जो आपकी आउटर सरफेस है ये भी एक इसी तरह का स्ट्रेन अपने अंदर डेवलप करती है, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल अगर विसिनिटी में आएगा वो एक अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड द सरफेस, और उस अट्रैक्शन की वजह से इट विल गो टू द सरफेस, वहां पर जाएगा और वहां पर वो रुकेगा एंड द प्रोसेस अकर दैट इज सेड टू बी द एडसॉर्प्शन। तो बेसिक रीजन क्या है एडसॉर्प्शन का? बेसिक रीजन ये है कि आपने देखा वी हैव सीन कि जो मॉलिक्यूल अंदर है और जो आउटर लेयर के मॉलिक्यूल्स है उनमें जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है। दैट इज यू कैन से it is due to unequal distribution of force. That is one line answer। अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है, और बेटा अगर आपको प्रॉपर आंसर है तो प्रॉपर आपको पता है हाउ टू राइट द आंसर। दैट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट हैपेंस, जस्ट सी आउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आउटर लेयर एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड फोर्स। वो एक इनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस द स्ट्रेन और यू कैन से द स्ट्रेस इज डेवलप्ड एंड द मॉलिक्यूल्स they are attracted towards outer layer. This result in the process that is said to be the adsorption. Clear? तो ये चीज आप स्टेप वाइज भी बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई what are the steps of adsorption, तो you can say the step number 1 is this, then step number 2 is this, step number 3 is this, स्टेप नंबर 4 एंड फाइनली ये आपका स्टेप नंबर 5 है। यू कैन शो, इसको मत रखिएगा, ये एक वन लाइन रीजन था मैकेनिज्म का। सो वी कैन मेंटेन अ फ्लो चार्ट आल्सो जस्ट लाइक दिस। इससे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट रिमेंबर यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। ओके, नाउ वी विल सी सम कॉमन टर्म्स। उसके बाद बेटा हम एडसॉर्प्शन के एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। विल सी सम एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन। कुछ टर्म्स हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट we have to study sorption and second beta we will study occlusion. So what do you mean by occlusion? ये हमने भी थोड़ा डिस्कस भी किया था कि if I take platinum metal, तो platinum metal की सरफेस पर बेटा there is an adsorption of gases like oxygen and nitrogen. So this process in which adsorption of gases occurs on metal that is said to be the occlusion. किसी भी मेटल की सरफेस पर गैस का एब्जॉर्ब होना that is said to be the occlusion. Clear to all of you? चलिए अब आते हैं बेटा absorption पे। absorption को अंडरस्टैंड करने से पहले सी द डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया डायग्राम है, जस्ट सी इट केयरफुली। ये बेटा एक मैंने कंपाउंड लिया है, गॉट इट। ये उसकी सरफेस है और सरफेस पर व्हाट आर दीज आर एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट है इट मींस हमारा जो फिनोमिना है दैट फिनोमिना वो क्या हो गया? दैट फिनोमिना इज सेड टू बी द एडसॉर्प्शन। बट
सम ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, ये मॉलिक्यूल फिर सरफेस के बाद दे विल स्टार्ट एंटरिंग इन द बल्क। और अगर बेटा ये बल्क में एंटर करेंगे देन द फिनोमिना इज सेड टू बी द एब्जॉर्प्शन। पॉइंट हुआ क्लियर आपको अच्छी तरह से? तो यहां पर क्या चीज होती है बेटा, पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, व्हेन द पार्टिकल्स आर ऑन द सरफेस एंड व्हेन दीस पार्टिकल, जब ये अंदर बल्क में एंटर करेंगे देन कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अब क्लियर कट हम ना तो इसको एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं और आई थिंक ना हम इसको एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। बुक्स दे हैव सेड कि व्हेनेवर देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस इज सेड टू बी एब्जॉर्प्शन। बट व्हेन यू गो इन द रिसर्च, बहुत डिटेल में जाकर आपको कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन जरूर मिलेगी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हेनेवर द एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन। सो लर्न द डेफिनेशन। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस व्हेन absorption is followed by absorption. Point is clear to all of you? Now we'll see the example of this. Common example है, normally we have seen in our school life, chalk, all of you know. If I'll take a chalk, you know chalk, its chemical formula is CaCO3, ये चौक है। और इसके ऊपर अगर मैं बेटा वाटर क्या करूंगा, आई स्प्रे द वाटर ऑन इट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले फर्स्ट दे विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द चौक, और ये जो प्रोसेस है इट सीम्स टू बी एडसॉर्प्शन। कैसा नजर आएगा ये, एडसॉर्प्शन। बट आपको पता है कि वो जो चौक है पहले वाटर है वो पहले चौक के आउटर सरफेस पर होता है, बट कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम वो चौक पूरा गिल्ला हो जाता है। इट मींस ये जो वाटर है ये अंदर कहां पर एंटर कर गया, दिस वाटर एंटर इनसाइड द बल्क ऑफ द चौक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब जो प्रोसेस हुआ दिस इज एडसॉर्प्शन। This process is said to be the adsorption. So I think it's clear to all of you. Absorption. The example is absorption of water on calcium carbonate. Chalk भी लिखोगे तो चलेगा, but I think the calcium carbonate is the better one. So this we have discussed now. One more thing is left. I'll discuss here. Beta, just see out. Desorption. Desorption, or also said to be deadsorption. Just see beta what is the meaning of this. We have discussed कि जो प्लेटिनम मेटल है उसकी सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल्स का एडसॉर्प्शन होता है जस्ट लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर? ये एडसॉर्प्शन है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, व्हाट आई डू, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन गैस मॉलिक्यूल्स और प्लेटिनम मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, उसकी वजह से ये बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी एंड अल्टीमेटली ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ये इस सरफेस को लीव कर देंगे, दे विल लीव द सरफेस एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी डीसॉर्प्शन। सो व्हाट इज डीसॉर्प्शन? जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लेटिनम की सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। एडसॉर्प्शन क्या था? व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन, देयरफॉर वी हैव रिटन डीएडसॉर्प्शन। सो एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न बेटा, व्हाट विल आई राइट, इट इज द रिमूवल ऑफ adsorbate molecules from the surface of adsorbate। और एग्जांपल आपने देख ही लिया, द एग्जांपल इज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू विच द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस विच आर एडसॉर्ब ऑन द प्लेटिनम मेटल दे आर डीएडसॉर्ब्ड। तो ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स। नाउ बेटा वी विल सी सम practical or more examples of adsorption now. Just see very carefully these examples. Now we'll study examples of adsorption. तो
बेटा इसमें हम नॉर्मली 4 एग्जांपल स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन चारकोल। First is this we will study. Second example that we will study is adsorption of dye on the charcoal. Second बेटा ये study करेंगे। Third example that you can say air becomes dry in silica gel presence, कि सिलिका जेल की प्रेजेंस में जो एयर है वो ड्राई होगी। सो आई थिंक दीज 3 एग्जांपल आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन। सो देखिए बेटा, सपोज दिस इज अ यू कैन से कंटेनर इन विच दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, मैंने यहाँ पर बेटा एक चारकोल का पीस रखा। आई हैव केप्ट अ पीस ऑफ चारकोल, आई राइट डजंट मैटर, दिस इज अ पीस ऑफ चारकोल। अब चारकोल में क्या होता है, एक बड़ी टेंडेंसी है कि वो जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है इस तरह से। सो ये मॉलिक्यूल्स, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स से कहां पर आ जाएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, और आपका जो प्रोसेस होगा दैट इज सेड टू बी एड्सॉर्प्शन, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस बेटा, यहां से ये गैस मॉलिक्यूल्स चले गए और ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस पार्ट नाउ बिकम्स फ्री फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। सो ये ऑब्जर्वेशन थी कि जब हमने एक कंटेनर में एयर को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने चारकोल को इंट्रोड्यूस किया, तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे चारकोल की सरफेस पर चले गए, और जो अपर पार्ट था ये पूरी तरह से एक तरह से वैक्यूम में कन्वर्ट हुआ। तो वहां से हमें पता लगा दैट देयर अकर्स सम फिनोमेना दैट इज सेड टू बी द एड्सॉर्प्शन। अदरवाइज ये गैस मॉलिक्यूल्स गए कहां, ये गैस मॉलिक्यूल्स कहां थे, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव स्टडीड। Second is adsorption of dye on charcoal. Again I'll explain. This is a container बेटा, इसमें ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में जो बेटा कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई। दिस इज डाई, और इस डाई की वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज कलर्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? वही करना है। आई हैव प्लेस्ड पीस ऑफ चारकोल, मैंने यहाँ पे क्या किया, चारकोल का पीस रखा। तो चारकोल में टेंडेंसी होती है कि वो सारे डाई पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर क्या कराएगा, एब्जॉर्ब कराएगा, ड्यू टू विच बेटा व्हाट हैपेंस, यू विल गेट दिस कंडीशन कि जितने भी आपके डाई पार्टिकल्स थे वो सारे डाई पार्टिकल्स कहां पर आ गए, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। क्लियर? और ये कौन सा प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ये जो अब सॉल्यूशन आपका ऊपर है, अब इसमें बेटा डाई पार्टिकल्स तो है नहीं, सो दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। सो ये एक और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि ये सॉल्यूशन कलरलेस क्यों हो गया, बिकॉज द कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई पार्टिकल्स, और वो डाई पार्टिकल्स सारे के सारे किसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गए, चारकोल की सरफेस पर। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। नाउ सी द थर्ड एंड द लास्ट एग्जांपल। Just see out. Air becomes dry in silica gel. That is also the important. Just see out. This is a room in which air is present. Now listen students, air के अंदर क्या होता है बेटा, एक्चुअली में you are having dry gases plus moisture. तो ड्राई गैसेस जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मॉइस्चर आपको पता है किसकी वजह से होता है बेटा, वाटर की वजह से। क्लियर? सो एयर के अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। फर्स्ट जो पार्टिकल्स हैं दीज आर सेड टू बी द ड्राई गैसेस, और ये जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ जो आपका मॉइस्चर है वो किसकी वजह से है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस रूम के अंदर वी हैव केप्ट सिलिका जेल, हमने एक सिलिका जेल रखा।
जैसे कि आपने भी स्टडी किया था, चारकोल में एबिलिटी होती है गैसेस को एब्जॉर्ब करने की। सिलिका जेल हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। किसको एब्जॉर्ब करेगा सिलिका जेल? इट एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर वो एब्जॉर्ब करेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? जस्ट सी आउट। हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं इसको, सीधा सेकंड डायग्राम। जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा किसकी सरफेस पर आ जाएंगे? सिलिका जेल की सरफेस पर। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, और प्रोसेस दैट इज सेड टू बी द एड्सॉर्प्शन। अब ये जो अपर वाला पार्ट है, दिस अपर पार्ट, जिसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल्स भी थे, अब इस पार्ट में सिर्फ क्या है? दिस पार्ट कंटेन ओनली द ड्राई गैसेस। अब देखिए पहले क्या था बेटा, इस अपर पार्ट में आपका क्या था? मॉइस्चर भी प्रेजेंट था। अब ये मॉइस्चर सारे का सारा, ऑल दिस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सिलिका जेल, ड्यू टू विच अब ये जो अपर पार्ट है ये पूरे का पूरा किससे फ्री हो गया? मॉइस्चर से फ्री हो गया। और आई कैन से योर एयर बिकम्स dry in the presence of silica gel. Reason you understand? The silica gel, it absorb the water molecules. Clear? So we have discussed the three examples of this absorption. Now we'll shift to the next, that is enthalpy of adsorption. ध्यान से देखिएगा बेटा, it's an important topic. Enthalpy of adsorption, डेल्टा ADH। ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझना है बेटा। हम एक एड्सॉर्प्शन को लेकर चलते हैं, जिसपे एड्सॉर्प्शन के लिए हमने सरफेस को यूज किया प्लेटिनम, और इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज यू कैन से गैसेस का। कोई भी गैस ले लीजिए, जस्ट लाइक ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, इट विल एक्ट एज adsorbate, and this platinum beta it will act as adsorbate। इतना क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, आपको क्लियर सा इंडिकेशन है कि जब भी ये एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आएगा और ये प्रोसेस होगा, कुछ एनर्जी चेंज होता है, जो डिटेल में बताएंगे क्या होगा वो। बट अभी के लिए क्या है बेटा, whenever the adsorbate molecules comes on the surface of adsorbent, और आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, एक एनर्जी का चेंज होता है, और उस एनर्जी चेंज को मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब 1 मोल, रिमेंबर लर्न द टर्म, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट कंप्लीटली एड्सॉर्ब होगा किसके ऊपर? एड्सॉर्बेंट के ऊपर। 1 मोल का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, यू नो 32 ग्राम ऑक्सीजन। जब 32 ग्राम ऑक्सीजन का पूरे का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा प्लेटिनम की सरफेस पर, जो एनर्जी का चेंज होगा दैट विल आई से एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? इट इज द enthalpy change when 1 mole substance, or you can say adsorbate, is completely adsorbed on the surface of एड्सॉर्बेंट। तो बेटा ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। नाउ सी दिस एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा ADH, दिस एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स द एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा इसमें क्या हो रहा है? द हीट इज, और यू कैन से energy is released. Now we have to study ये एनर्जी आई कहां से रिलीज हुई ये एनर्जी। तो बड़े ध्यान से देखिए, सिंपल मैं भी डिस्कस करूंगा। ये बेटा प्लेटिनम की सरफेस है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल, यू कैन से ऑक्सीजन ही लेके चलते हैं, चलिए कोई नहीं। ये गैस मॉलिक्यूल जब इस सरफेस पर नहीं था, फ्रीली मूव कर रहा था, तब इसकी एनर्जी को मैंने क्या एज्यूम किया? E1। एंड ऑब्वियसली दिस एनर्जी इज क्वाइट हाई, ज्यादा एनर्जी है। क्यों? बिकॉज इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली। कैसा मोशन है इसका? फ्रीली मोशन है। बट जब यही मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आएगा प्लेटिनम की,
ये आ गया बेटा। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल और प्लेटिनम के बीच में क्या होगा बेटा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह से इस इंक और व्हाइट मार्कर बोर्ड के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो इंक नीचे गिर जाती, बट इंक नीचे तो नहीं गिर रही है ना, इसलिए। तो वही क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यू कैन से adsorbate molecule and this platinum that is said to be the adsorbate। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है बेटा, आपको पता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा। इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, इट्स एनर्जी, जिसको हम E2 कहेंगे, दैट एनर्जी, और यू कैन से एक तरीके से और करते हैं, चलिए पहले E2 ही कहते हैं। इसकी जो एनर्जी अब होगी वो क्या होगी, E2। पहले जो इसकी एनर्जी थी वो E1 थी। अब जब ये सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ, इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द एड्सॉर्बेंट या प्लेटिनम, तो इसकी एनर्जी होगी E2। अब जो E2 एनर्जी है इट इज लेस देन E1। जो एनर्जी एड्सॉर्प्शन के बाद है वो कम हो गई एनर्जी। क्यों कम हुई है, क्योंकि इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रखा है किसने, एड्सॉर्बेंट ने। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जितनी एनर्जी कम हुई वही एनर्जी कहां रिलीज होगी, सराउंडिंग में। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितनी एनर्जी कम हुई वही एनर्जी कहां पर रिलीज होगी, सराउंडिंग में। तो वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, दैट वी विल कैलकुलेट E1 माइनस E2। अब खुद देखिए बेटा कौन सी एनर्जी ज्यादा थी, E1 या E2। अब बाद में जब आया देखो ये E1 माइनस E2 स्टार्टिंग में, बट जब आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जो आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो ज्यादा थी, अब जो एनर्जी होगी वो कम होगी, तो ये जो आएगी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये जो डिफरेंस है ये कहां पर रिलीज होगा, सराउंडिंग में। तो अगर वन लाइन में आंसर किया जाए कि एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट इज ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, या एनर्जी रिलीज होती है, तो वन लाइन आंसर आपको बताना है कि जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है जब वो सरफेस पर आएगा उसके और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई द सेम एनर्जी इज रिलीज इन द सराउंडिंग, दैट इज सेड टू बी द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी, उस कंक्लूजन को भी स्टडी करके चलते हैं कि ये जो एनर्जी निकली है सराउंडिंग में, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between adsorbate and adsorbent। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी कम होगी, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज होगी, आपकी सराउंडिंग में। क्लियर। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, और उसकी नेचर हमने स्टडी करी, दैट इज नेगेटिव, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। नाउ सी स्टूडेंट्स, थर्मो डायनामिक्स of adsorption। Just see, beta, all of you know this equation, delta G is equal to delta H minus T delta S। This is said to be the Gibbs-Helmholtz equation। कौन सी इक्वेशन है, Gibbs-Helmholtz equation। इसमें डेल्टा G is your Gibbs free energy change, और बेटा अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है देन वी नो दैट आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और यू कैन से द प्रोसेस इज फिजिकल। पहला पॉइंट क्लियर। तो अभी हमें पता है, वी नो कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। मैं भी कर रहा हूँ, अभी मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो एड्सॉर्प्शन ही हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस है तभी हो रहा है, अदरवाइज होता ही नहीं। तो हमें स्टडी करना है कि ये अब स्पॉन्टेनियस क्यों है, ये हमको रीजन देना है। क्या करना है हमें, वी हैव टू टेल द रीजन कि व्हाई द डेल्टा G इज नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन। तो रीजन देखिए, ये हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। सेकंड, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई डिस्कस विद यू। देखिए वही से ये प्लेटिनम की सरफेस है जिस पर एड्सॉर्प्शन होना है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेगा तो इसकी एंट्रोपी है S1, और ये काफी ज्यादा एंट्रोपी है।
एंट्रोपी क्या होती है बेटा? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, और वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है मूवमेंट पे। अगर आप जितना ज्यादा फ्री मूव कर सकते हो उतनी आपकी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, शुरू में इसकी जो एंट्रोपी S1 है, अब यही मॉलिक्यूल अगर सरफेस पर आके एब्जॉर्ब हो गया तो इसके और प्लेटिनम के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल उतना मूव नहीं कर पाएगा जितना ये पहले मूव कर रहा था, तो इसकी जो अब एंट्रोपी आई वो S2 आई। तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? S2 माइनस S1। अब पहले एंट्रोपी ज्यादा थी और अब एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। तो व्हाट विल आई से? विच इज ग्रेटर? S1 इज ग्रेटर देन S2। तो यहां पर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो डेल्टा S क्या आएगा? नेगेटिव। यानी पहले मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहा था, अब मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर रहा है। तो पहले उसकी एंट्रोपी ज्यादा थी, नाउ उसकी एंट्रोपी कम हो गई है, ड्यू टू व्हिच डेल्टा S क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब बेटा दो कंक्लूजन हमारे सामने आ चुके हैं। वी गॉट द टू कंक्लूजन्स। फर्स्ट डेल्टा H नेगेटिव, सेकंड डेल्टा S नेगेटिव। अब इसको इस इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा G इक्वल टू, बेटा देखो डेल्टा H नेगेटिव है तो व्हाट विल आई राइट? माइनस डेल्टा H माइनस T। डेल्टा S भी नेगेटिव है तो व्हाट विल आई राइट? माइनस डेल्टा S। आ गया समझ में? अब सो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H माइनस माइनस प्लस T डेल्टा S। और आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नेट सम नेगेटिव कब आएगा? जब आपका डेल्टा H ग्रेटर देन होगा T डेल्टा S से। क्योंकि अगर T डेल्टा S की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि व्हेन द एड्सॉर्प्शन अकर्स, फर्स्ट कंडीशन एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, सेकंड कंडीशन एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, थर्ड जो डेल्टा H है इट इज ग्रेटर देन T डेल्टा S। These are, you can say, the three main points that you have to explain in the thermodynamics of adsorption. Clear to all of you? Now beta, the next article, that is again the main article, we have to study the classification of adsorption. Classification of adsorption. So first classification है बेटा on the basis of amount of adsorbate on the surface and in the bulk। आपको चेक करना है कि जो एड्सॉर्बेट का अमाउंट है वो सरफेस पर और बल्क पे चेक करना है बस, ठीक है। तो कहां पर अमाउंट ज्यादा है, कहां पर अमाउंट कम है, ऑन दैट बेसिस हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। द फर्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज सेड टू बी पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और बेटा जो सेकंड आएगा दैट इज सेड टू बी द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, बड़ा इजी सा मीनिंग है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब ये मैंने मॉलिक्यूल जो है इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब करा दी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? these molecules, these are adsorbed on the surface and these are the molecules 1 2 and 3। ये molecules कहाँ पर है? बल्क में, और ये molecules कहाँ पर है? सरफेस पे। तो अब ये चेक कीजिए कि आपके molecules कहाँ पर ज्यादा है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 molecules तो सरफेस पर है, और 1 2 3 molecules are present in the bulk। तो आपके जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल है वो ज्यादा कहां पर है? सरफेस पर। सो दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज सेड टू बी द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सबस्ट्रेट, व्हाट विल आई से, हाँ जी, व्हाट विल आई से, ऑफ एड्सॉर्बेट आर मोर ऑन द सरफेस then beta in the bulk। am I clear this now? चलिए अब नेगेटिव को भी देखते हैं। just see out
See the diagram. These are the particles of adsorbate on the surface. 1 2 3 4 5 particles. अब अंदर बल्क में काउंट कीजिए. The particles comes out to be, I think if I calculate, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स कहाँ पर है बेटा? बल्क में. तो आपके एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ पर है? बल्क में. और ज्यादा टेक्निकली एड्सॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली कहाँ होने चाहिए थे? सरफेस में. तो ये क्योंकि एड्सॉर्प्शन का एक नेगेटिव ट्रेंड हो गया, उससे अपोजिट हो गया, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इन विच द नंबर ऑफ adsorbate particles are less on the surface than in the bulk. Clear हो गया अच्छी तरह से? चलिए now we'll see the example. The example is concentrated KCl solution. Concentrated KCl solution में if I add, what I add? Blood charcoal. बेटा चारकोल मैं क्लियर कर दूं, चारकोल इज अ कार्बन जो नॉर्मली हमें वुड से भी मिल सकती है, एनिमल से भी मिल सकती है, ब्लड से भी मिल सकती है, क्योंकि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन. तो अगर हमें चारकोल ब्लड से मिली तो मैं उसे क्या कहूंगा? ब्लड चारकोल. तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेट केसीएल में क्या डाला? ब्लड चारकोल. यहाँ पर कंसंट्रेट की जगह बेटा आई हैव टेकन डाइल्यूट केसीएल एंड सेम आई हैव एडेड ब्लड चारकोल. सो व्हाट हैपेंस नाउ? अब ये जो आपका एड्सॉर्बेंट है क्या, ये क्या हो गया बेटा? ब्लड चारकोल. और ये आपके केसीएल मॉलिक्यूल्स, दिस इज ब्लड चारकोल. तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं कंसंट्रेट केसीएल लूंगा तो सरफेस पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. इफ आई टेक डाइल्यूट केसीएल तो मॉलिक्यूल्स दे आर मोर इन द बल्क. ऐसा क्यों? कंसंट्रेटेड केसीएल सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट कम है, यानी पार्टिकल्स नजदीक है. अगर पार्टिकल नजदीक होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और जब भी अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मूवमेंट कम हो जाता है. ड्यू टू लेस मूवमेंट जो पार्टिकल वो कहां पर रहेंगे? सरफेस पर, अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, बहुत कम पार्टिकल एंटर करेंगे. बट इफ आपने लिया डाइल्यूट केसीएल, तो डाइल्यूट केसीएल में क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर होंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम. और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, पार्टिकल्स दे कैन मूव, और उसी मूवमेंट का रिजल्ट है कि वो सरफेस से कहां पर एंटर कर गए? बल्क में एंटर कर गए. सो डिफरेंस सिर्फ इसका मिलेगा, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट. सो दिस वी हैव डन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस हमने स्टडी किया कि जो आपका एड्सॉर्बेट का अमाउंट है वो सरफेस पर ज्यादा है या बल्क में ज्यादा. ऑन दैट बेसिस दो टाइप हमने स्टडी किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. नाउ बेटा सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, this is on the basis of force of attraction between adsorbate and adsorbate. Second is classification on the basis of force of attraction between adsorbate and adsorbent. उनके बीच में बेटा कैसी फोर्स है, ऑन दैट बेस हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स. फर्स्ट इज फिजिजॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज केमिजॉर्प्शन. Two main types. So physisorption is also said to be the physical adsorption, whereas chemisorption is also said to be the chemical adsorption. Now student listen one thing. आपको देखना क्या है? You have to see, just यहां से देखिए कि ये आपका एड्सॉर्बेंट है, दिस इज योर एड्सॉर्बेंट, और ये बेटा आपका एड्सॉर्बेट. यू हैव टू सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. क्या देखना है? कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखना है, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है. तो इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज, और डेफिनेशन भी वही बनती है, द एड्सॉर्प्शन इन विच देयर इज वीक
adsorbate and adsorbent. चलिए we'll see the example. बेटा अगर वही प्लेटिनम मेटल की सरफेस हम लेके चलेंगे और उसके ऊपर देयर इज द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो आई थिंक प्लेटिनम और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ वॉन डर वाल फोर्स. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट अगर हम थोड़ा दूसरी टाइप पे चले, दैट इज आवर सेकेंड टाइप केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो उसमें क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फोर्स between adsorbate and adsorbent. उन दोनों के बीच में क्या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दैट इज केमिकल बॉन्ड फोर्स, जिसको केमिकल फोर्स भी कहा जाता है. तो जस्ट सी द एग्जांपल. बेटा ये आपने सरफेस ली आयरन की, ध्यान से देखना, दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन, और आयरन यहाँ पे काम करेगा, इट विल वर्क एज एन एड्सॉर्बेंट, और इसकी सरफेस पर देयर इज अ एड्सॉर्प्शन ऑफ टू गैसेस. One you can say water molecules in the form of gas and carbon dioxide. So what happens? ये जो adsorbent और ये आपके adsorbate iron in the presence of CO2 and water convert into Fe2O3.XH2O. This is said to be the rust. यानी क्या होगा, इसकी सरफेस पर क्या बन जाएगा, just see out. This is the iron और इसकी सरफेस पर हमें एक पूरा कंपाउंड मिलेगा, दैट इज Fe2O3.XH2O. दिस इज सेड टू बी द सरफेस कंपाउंड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड फोर्स? आप समझ गए कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, दीज आर एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में क्या होगा बेटा, देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फोर्स, ठीक, और उसकी वजह से कंपाउंड बनेगा, दैट इज सेड टू बी द सरफेस कंपाउंड. So this is said to be the chemical adsorption. इसमें आपको लर्न क्या करना है कि whenever carbon dioxide and water molecule they are adsorbed on the surface of iron, they result in the formation of rust, that is the surface compound. The formula of rust is Fe2O3.XH2O. Now we have to see some more point regarding that particular physical adsorption and chemical adsorption. So the second point is, देखिए the second point is बेटा, आपको पता है ये weak force है और ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, देन द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस, एंड हियर द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर. दिस विल बी इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन 20 to 40 किलोजूल पर मोल, वेयर इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन दिस विल बी फ्रॉम 80 to बेटा 240 किलोजूल पर मोल. समझ में आया? अब ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अभी मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा फोर्स के साथ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी कहां पर निकलेगी, सराउंडिंग्स में. क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3, और जो भी नंबर है, दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इरिवर्सिबल. जस्ट सी दिस पॉइंट. ये बेटा देखिए वही एग्जांपल, दिस इज प्लेटिनम और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स मैंने एब्जॉर्ब किए हो. तो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आई हैव डिस्कस्ड, तो व्हाट हैपेंस, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच ये मॉलिक्यूल्स प्लेटिनम की सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे और फिनोमिना होगा डी एड्सॉर्प्शन. तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, पहले आए थे देन दे लीव. बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल. व्हाई? जस्ट सी आउट, दिस इज द आयरन and adsorption is of CO2 and water, then what result? It result in the formation of Fe2O3.XH2. Clear? This iron. अब क्या इस Fe2O3.XH2O को हम अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं CO2, H2O और वाटर में? दिस इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर हमने क्या कहा, प्रोसेस इज irreversible. Understand now? Now one more thing, the next point. Ab this process is, you can say, less specific. Less specific in the sense beta, on the platinum surface
ऑक्सीजन गैस का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, नाइट्रोजन गैस का भी हो सकता है, सो एनी ऑफ द गैस कम, देयरफॉर इट इज लेस स्पेसिफिक। एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज हाईली स्पेसिफिक। ऐसा किस लिए, समझिए, आयरन की सरफेस पर केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ ओनली एंड ओनली CO2 एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल। अगर CO2 की जगह सपोज ऑक्सीजन आ जाएगा, देन देयर इज नो केमिकल एब्जॉर्प्शन, मींस आपका Fe2O3.X H2O नहीं बनेगा। और अगर वाटर की जगह कोई और आ जाए, सपोज H2S आ जाए, यानी अगर तब भी आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इट मींस यहाँ पर अगर मेरे को एब्जॉर्प्शन कराना है, केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है, तो आई नीड टू स्पेसिफिक गैसेस, CO2 एंड वाटर। इनके अलावा कोई और गैस आएगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, देयरफॉर आई से इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज multimolecular, whereas this is unimolecular. Just listen now, just see out better. This is the platinum surface and first layer is of the molecules complete, हो गया कंप्लीट। अब क्या है, इसके ऊपर ही सेकंड लेयर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई केमिकल बॉन्ड बनना जरूरी नहीं होता, तो पहली लेयर भी बन सकती है, सेकंड भी बन सकती है और थर्ड भी बन सकती है, ऑक्सीजन लेयर, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस, प्लेटिनम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस लेयर के लिए होगा, फर्स्ट, उससे कम किसके लिए हो जाएगा, सेकंड, और उससे कम किसके लिए हो जाएगा, थर्ड। और आफ्टर सम लेयर्स ये जो अट्रैक्शन है खत्म हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं रहेगा। तो मेन क्या चीज है, आपका ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर क्यों है, व्हाई इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि फिजिकल फोर्स जो है वो 1 2 3 4 लेयर तक प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है। बट अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, जस्ट सी आउट, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, जस्ट सी द डायग्राम आई एम ड्राइंग। ये बेटा आयरन, और फर्स्ट लेयर में क्या बन गया, जस्ट सी आउट, Fe2O3.X H2O। अब इसके ऊपर अगर इफ देयर इज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड वाटर, तो क्या अगेन यहाँ पर ये प्रोसेस होगा दैट यू विल गेट Fe2O3.X H2O। ऐसा होने के लिए CO2 और वाटर को आपस में क्या करना पड़ेगा, CO2 वाटर एंड आयरन को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बट इनके बीच में किसकी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ड्यू टू विच ये जो आपका एब्जॉर्बेंट है ये CO2 और वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा और ये आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ड्यू टू दिस रीजन द केमिकल एब्जॉर्प्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। नाउ द लास्ट डिफरेंस, बेटा अब एक चीज दैट इज क्लियर कि इन केमिकल एब्जॉर्प्शन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। तो वी नो इन द केमिस्ट्री लैब हम केमिकल रिएक्शंस को जल्दी करने के लिए हमें समटाइम्स कुछ रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, देयरफॉर वी विल यूज द बर्नर। तो क्योंकि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन के लिए, जो हम बर्नर की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज सेड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सो व्हाट विल आई से, नो एक्टिवेशन एनर्जी is required. So I think this is clear to all of you that we have discussed today regarding, we have done the types of adsorption, example of adsorption, enthalpy of adsorption. This we have near about completed the half part of the adsorption. In the next lecture we will study about, that is, we can say, factors affecting adsorption, clear, and we will study basically the applications of adsorption. So this is all for the today's lecture.